अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा दहर है। आमतौर पे इस यूट्यूब चैनल पे मैं ग्लोबल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल इश्यूज पे वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन जब सीएसएस का रिजल्ट आता है तो एक वेव चलती है, नए चेहरे सामने आते हैं जो सीएसएस एस्पिरेंट्स के लिए मोटिवेशन का बायस बनते हैं। और आज का वीडियो उसी कड़ी का एक हिस्सा है। आज हमारे साथ जुड़े हैं सैयद नूर हुसैन। ये सीएसएस 2020 के क्वालिफायर हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान इनकी 20वीं पोजीशन आई है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में इनके लोकेशन हुई है। पंजाब से जी इनका ताल्लुक है। तो सबसे पहले जी सैयद नूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। और उसी के साथ साथ आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए सीएसएस एस्पिरेंट के साथ जुड़ने का फैसला किया और अपनी जर्नी शेयर करने यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच मुर्तज़ा। आपने मुझे मौका दिया आज एस्पिरेंट से कनेक्ट करने का, बात करने का। बहुत शुक्रिया जी, प्लेजर 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 इज माइन। जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके बैकग्राउंड से। तो बैकग्राउंड में जी आप अपने एजुकेशन आपकी क्या रही, आपकी सीएसएस की जर्नी कब स्टार्ट हुई, ये कौन सा अटेम्प्ट था, तो ये तीन चीजें आप बता दें। मुर्तज़ा। मैंने बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर किया हुआ है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से, एंड आई एम एन आर्किटेक्ट। और उसके बाद आई वर्क प्राइवेटली फॉर लाइक 2-3 years, और फिर मैं गवर्नमेंट सर्विस में आ गया। 17 स्केल पे आर्किटेक्ट इन मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट डिपार्टमेंट, और आजकल मैं उसी में जॉब कर रहा अच्छा। था। आई वाज पोस्टेड एट वॉल्टन कैंटोनमेंट लाहौर, एंड उस दौरान ही मुझे ये आइडिया आया, ये ख्याल आया कि यार मुझे सीएसएस करना चाहिए। और फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की सीएसएस की। और तकरीबन 2 साल की ये जर्नी थी तैयारी की। और क्योंकि मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा था, मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं था जो सब्जेक्ट सीएसएस में आमतौर पर होते हैं। मेरा कंप्लीटली आर्ट्स का बैकग्राउंड था, और उस वजह से मुझे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ा, ना कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का या पॉलिटिक्स का। तो आई बिल्ड माई सेल्फ फ्रॉम ग्राउंड अप, और ये मेरी आखिरी अटेम्प्ट थी और पहली ही अटेम्प्ट थी, क्योंकि मेरी एज अच्छा। जो है इसके बाद जो है वो खत्म हो जाएगी। तो मेरे पास कोई चांस और नहीं था। तो आई न्यू कि यार ये डू और डाई सिचुएशन है, एंड आई हैव टू गेट एलोकेटेड दिस टाइम। तो मैंने इस तरीके से अपनी तैयारी की थी कि यार फुल प्रूफ तैयारी हो, और किसी भी तरह जो है ना वो कोई मार्जिन ही ना हो कि मैं एलोकेट ना हो सकूं। मैंने अपनी तैयारी इस तरह से की थी, एक एक चीज को सिस्टमैटिकली लेके चल के, एक एक अच्छा। स्टेप, स्टेप बाय अच्छा। स्टेप, स्टेप बाय अच्छा। स्टेप, स्टेप अच्छा, बाय स्टेप। आपकी जी आपने कहा कि 2 साल आपको हैं तैयारी करते हुए, तो आपने 2018 में तैयारी स्टार्ट की थी और 2020 जी बिल्कुल आपका पहला और आखिरी अटेम्प्ट था। डू और डाई वाली बिल्कुल। सिचुएशन थी। अच्छा जी, तो ये बताएं कि आपने तैयारी खुद से स्टार्ट की, किसी एकेडमी गए, या कोई मेंटोर आपका था जिसने आपको गाइड किया? क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं, पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट फेल करने के बाद उन्हें लगता तैयारी है मैंने कि खुद से। अच्छा, खुद से स्टार्ट की थी। अच्छा, तैयारी स्टार्ट कैसे की थी? यानी जब माइंड जी बना कि सीएसएस करना है तो किस तरह से तैयारी स्टार्ट की, क्या पहले काम आपने किए? कल तैयारी की, पहला साल बेसिकली मैंने अपनी फाउंडेशन जो है वो प्रिपेयर की। मैंने जनरल रीडिंग की, बुक्स पढ़ी जो कि रेलेवेंट थी। फॉर एग्जांपल हेनरी किसिंजर की वर्ल्ड ऑर्डर, और जो डिफरेंट बुक्स हैं रिकमेंडेड, मलिहा लोधी की पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट, इस किस्म की किताबें पढ़ी। पाकिस्तान हार्ड कंट्री, मैंने बहुत ज्यादा जनरल रीडिंग की पहले साल, और अपनी इंग्लिश को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया। इंग्लिश में मैंने खास तवज्जो की, क्योंकि आपको पता है कि मोर देन 90% एस्पिरेंट्स फेल इन इंग्लिश एसे या प्रेसी। तो मुझे बिल्कुल। पता था कि दिस इज द वीकेस्ट लिंक इन द होल चेन। अगर आप इसको मजबूत नहीं करेंगे, आप 750 नंबर भी ले लेंगे ना, तो आप अगर उसमें एक नंबर से फेल हैं तो आप फेल हैं। तो ठीक हो गया। इंग्लिश पे बहुत मैंने तवज्जो दी। मैंने ग्रामर को जीरो से स्टार्ट किया, बिल्कुल उसको ग्राउंड अप पैदा मतलब डेवलप किया और बिल्ड किया ऊपर कि कोई भी चीज लेफ्ट राइट ना हो। प्रेसी की भी मैंने ऐसी तैयारी की, और एससी की भी की। पहला साल तो मैंने इसी तरह अपनी फाउंडेशन तैयार की, डॉक्यूमेंट्रीज देखी, एक जनरल जो है ना अपने आप को उस पूरी फ्रेम ऑफ माइंड में लाया। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा बिल्कुल भी इस तरह का बैकग्राउंड नहीं था। मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं फोटोग्राफर भी हूँ, तो आर्ट्स का मेरा कंप्लीट बैकग्राउंड है। मुझे इस पूरे सिस्टम में आने के लिए अपने आप को 1 साल लगा, और उसके बाद जो दूसरा साल था उसमें मैंने सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी की, वो भी बहुत क्रिटिकल है। ठीक हो गया। तो इतना तो मैं लेके चला हूँ। यानी आप वो 2 मंथ वाले एस्पिरेंट नहीं है, आप 2 साल वाले हैं जिसने सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी की है। एक पूरा साल आपने जी बिल्कुल वो। अंग्रेजी को दिया, किताबों को दिया, रीडिंग करते रहे, अपनी
नॉलेज को बढ़ाया, फिलोसफी को समझा, हिस्ट्री को समझा, और जो नैरेटिव्स होते हैं स्ट्रक्चर्स सोसाइटी के उनको समझा, यानी एक तरीकेवार आपकी तैयारी थी। अच्छा, एनसीए से सिविल सर्विस, ये यानी ट्रांजिशन आपकी कैसी रही? क्योंकि एनसीए आर्ट्स वाले बंदे होते हैं, वो फिर अपनी एक दुनिया में मगन होते हैं, ये एक अलग ही फील्ड है, ये कैसे ट्रांजिशन है? यार इतना भी अपनी दुनिया में मगन नहीं होते। ये है कि हाँ वो एक डिफरेंट किस्म का उसका उसका फील्ड डिफरेंट है, उसका स्कोप डिफरेंट है, बट स्टिल आई थिंक एज एन आर्किटेक्ट बहुत कुछ है पब्लिक सर्विस के साथ, इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। हम अर्बन डेवलपमेंट देखते हैं, हम डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज देखते हैं, प्लानिंग देते हैं। आपने ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट देखा है, इस तरह के जितने भी अर्बन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर आर्किटेक्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। और जैसा कि आपने देखा है कि कोई डिप्टी कमिश्नर होते हैं या असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, इनका तहसीलों में या जिलों में काम होता है, वहाँ पे मैसिव काम इंक्रोचमेंट से रिलेटेड होता है और डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। तो आई थिंक एज एन आर्किटेक्ट इसका काफी लिंक है उससे, और मुझे तो बड़ा ही मतलब रेलेवेंट लगा कि ये एक अच्छा फील्ड है, आई नीड टू डू समथिंग फॉर माय कंट्री एज वेल। तो आई डोंट थिंक इतना कोई डिस्कनेक्ट नहीं है फॉर मी एटलीस्ट। सही। अच्छा, पहले आप उस मोमेंट को बयान करें जब आपको पता चला आपका रिटन पास हुआ है, और उसके बाद जब फाइनल एलोकेशन हुई, ये दो डिफरेंट मोमेंट्स होती। मुर्तजा वो फीलिंग इंडिस्क्राइबेबल है। रिटर्न की बहुत टेंशन होती है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज बिल्कुल। बिल्कुल ब्लाइंड होता है। उसमें इतने ज्यादा लोग देते हैं पेपर, और आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता कि आप पास कर जाएंगे, बेशक आपने जितनी भी तैयारी की है। बिल्कुल यकीन नहीं होता आपको, और एलोकेशन पे तो उस वक्त आप बिल्कुल नहीं सोच रहे होते। आप उस वक्त सिर्फ और सिर्फ सोच रहे होते कि यार ऐसे पास हो जाए या प्रेसी पास हो जाए। बिल्कुल। बिल्कुल ही आप इस पे कर रहे होते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो बहुत वो दिन पूरा स्ट्रेसफुल होता है। सुबह से कोई ना कोई रूमर्स आना शुरू हो जाती हैं कि जी यार रिजल्ट निकलेगा, और वो पूरा दिन बहुत टेंशन में गुजरता है। एंड द मोमेंट यू सी योर नेम ऑन द लिस्ट, आई कैन नॉट डिस्क्राइब दैट फीलिंग। बहुत ज्यादा खुशी होती है, बेहतर। बहुत ज्यादा। और उसके बाद हाँ, हम जिस तरह 376 लोग रिटर्न में पास हुए, उसके बाद एक नया जर्नी स्टार्ट हो जाता है। इंटरव्यू की एक अपने आप में एक पूरी तैयारी है, अच्छा। और वो कोई रिटर्न से कम नहीं है, वो उतनी ही एक डिफिकल्ट और आर्डुअस तैयारी है। और उस दौरान फिर आप एक पूरा नया जर्नी शुरू करते हैं, और उसके बाद जब आप फाइनली एलोकेट होते हैं तो वो जो मोमेंट होता है वो इंडिस्क्राइबेबल है। वो खुशी भी इंडिस्क्राइबेबल इन वर्ड्स। और आई थिंक अल्लाह का करम है कि उसने मुझे इतना नवाजा है। और मैं चाहता हूँ कि दूसरे जो अभी हमारी यंग जनरेशन है, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो करना चाह रहे हैं सीएसएस, वो डेफिनेटली करें। आई थिंक इट इज वर्थ इट, एंड द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल। आप जरूर करें, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको बहुत अकम्पलिश्ड फील होगा। और मेरी तो दुआ यही है कि अल्लाह हर किसी को ये दिन दिखाए। नूर साहब, एक यानी जनरली सबको खुशी होती है, मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाह रहा था कि जब आपको खबर मिली कि आपने रिटर्न पास कर लिया, तो आपने किसके साथ पहले खबर शेयर की? अम्मा, अब्बा, कोई भाई, दोस्त? वो कौन सा पहला पर्सन था? और आपकी खुशी तो फिर एक शेयर होने के साथ बढ़ती है ना? एक्चुअली मैं अपनी वाइफ के साथ था और गाड़ी में था। अच्छा। तो रिजल्ट निकल नहीं रहा था, हम वेट कर रहे थे, और हम बस वो एफपीएससी की वेबसाइट जो है वो रिफ्रेश पे रिफ्रेश कर ही जा रहे बिल्कुल। थे कि किस वक्त लिस्ट आएगी, किस वक्त लिस्ट आएगी। तो वो जैसे ही लिस्ट आई है वो खोल के हमने देखा है, और हम लोग तो खुशी से वी वर जस्ट लाइक बिल्कुल ही माशाल्लाह। आप समझ ही सकते हैं, क्रेजी हो गई कि यार ये तो अनबिलीवेबल लग रहा है। और नाम भी मेरा चूंकि 20th नंबर पे आया और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आया, दैट इज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू। तो बेहतरीन। इट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर अस। अच्छा, बहुत अच्छी फीलिंग थी। जब आप सीएसएस में पहली और आखिरी बार अपीयर होने लगे, तो आपको क्या अंदाजा था कि आपने जो तैयारी की है वो सफिशिएंट है? कॉन्फिडेंट था अंदर से या डर था? नहीं, मैं कॉन्फिडेंट था 100%। फिर भी पता तो कुछ नहीं होता, लेकिन आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज मैंने बड़ी सिस्टमेटिक तैयारी की थी, काफी मेहनत की थी। मैंने इस तरह से तैयारी करने की कोशिश की थी कि कोई भी ऐसा वीक पॉइंट जो है वो एग्जामिनर को ना मिले। सही। आपका हर पेपर का हर सवाल नीड्स टू बी परफेक्ट, कि जब आप वो एक सवाल भी करें तो आप सेटिस्फाइड हो, जो आपने अपने लिए स्टैंडर्ड बनाया है उस पर वो पूरा उतरे।
सही। और एक सवाल अगर आप कर सकते हैं तो आप 4 कर सकते हैं, जिसका मतलब आप एक पेपर कर सकते हैं, और फिर आप बिल्कुल। इसका मतलब है कि 12 के 12 पेपर कर सकते हैं। सो इफ यू मास्टर वन क्वेश्चन, आप हम्म, 12 के 12 पेपर कर सकते हैं। सही। तो अपने लिए आप एक स्टैंडर्ड सेट करें कि मैंने इस तरह से तैयारी करनी है, मैंने एटलीस्ट इतना आउटपुट देना है, उसको हाई बार अपने लिए सेट करें और उसको मीट करने की कोशिश करें कि यार मैंने 7 से 8 पेजेस अगर भरने हैं एक सवाल में, तो वो फिर भरने ही भरने हैं, उसके लिए जितनी भी मेहनत हो। अच्छा। मैंने अगर उसमें डाटा डालने हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स डालने हैं, जो भी आप अपने लिए बनाते हैं, तो वो जरूर इसको करें। सो आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि होना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको पता है कि सीएसएस में जो सबसे जो बड़ा एनिमी है वो है अनसर्टेनिटी। यू बिल्कुल। जस्ट नेवर नो कि क्या होना है। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी रह जाते हैं, मेरे से ज्यादा बेहतर लोग रह जाते हैं। इसमें लक भी मैटर करती है, बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम लक थोड़ा सा एक रोल प्ले करती है, वो तो हर चीज में करती है, लेकिन ज्यादा आपकी तैयारी मैटर करती है, आपकी अप्रोच मैटर करती है। सही। आपको समझना पड़ेगा कि सीएसएस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। इसकी एक अपनी नेचर है, और अनलेस आप उसकी नेचर को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना, आप इसको आराम से क्लियर नहीं कर सकते। मे बी इतफाक से कर जाए, लेकिन इफ यू वांट टू बी 100% श्योर, यू नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस एग्जाम। अच्छा। और वो सिर्फ, ज्यादातर लोग फोकस करते हैं कि यार मुझे नॉलेज इतना है, मैंने इतनी किताबें पढ़ ली, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया। वो ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन आप समझने की कोशिश करें, सिर्फ नॉलेज लेना एक स्टेप है। उस नॉलेज को आपने रिप्रोड्यूस कैसे करना है। 35 मिनट्स आपके पास एवरेज एक सवाल का टाइम होता है। आपने उस 35 मिनट्स में इतने प्रेशर में, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, आपने वो नॉलेज रिप्रोड्यूस करना है द बेस्ट पॉसिबल वे। एग्जामिनर के सवाल का जवाब देना है, उसको इम्प्रेस भी करना है, एट द सेम टाइम हजारों पेपर्स में स्टैंड आउट भी करना है। सही। इट्स नॉट जस्ट गेनिंग नॉलेज, उसको रिप्रोड्यूस करना प्रॉपर तरीके से भी बहुत जरूरी है। सही। यानी आपने अनसर्टेनिटी के एनिमी को भी कंसिडर किया, और सीएसएस को एक अगर वॉर की तरह समझा जाए तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो टॉपिक्स हैं, ये छोटी छोटी बैटल्स हैं, और हर बैटल को हमने जीतना है बड़ी लेवल पे, जो हमारा पूरा एक गोल है उसको हासिल करने के लिए। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में आप सिर्फ सेल्फ प्रिपरेशन, आपने जैसे कहा, पूरी जर्नी में करते रहे, या कोई मेंटोरशिप भी थी, किसी ने गाइड किया कि नहीं सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आप ये किताबें पढ़ लो? नहीं, डेफिनेटली किया। आप टीचर और मेंटोर के बगैर कहीं नहीं पहुंच सकते। ये मैं बिल्कुल नहीं मानता। अगर कोई करता है तो वो कर सकता होगा, मैं तो नहीं कर सकता था। अच्छा। टीचर्स बहुत जरूरी हैं। यू डोंट नीड टू री इन्वेंट द व्हील। जो बंदा उस प्रोसेस, और आपको मैं बता दूं, एक्सपीरियंस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। अच्छा। जो बंदा उससे गुजर चुका होता है, उसको उसके डायनामिक्स भी पता होते हैं, उसको उसके पिटफॉल्स भी पता होते हैं, उनको जरूर कंसल्ट करें। मैंने बहुत ज्यादा लोगों को कंसल्ट किया है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को कंसल्ट किया है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैंने उनको कंसल्ट किया। उनके इनसाइट्स बहुत अच्छे थे। सर आतिफ अमीर हैं, पुलिस सर्विस में सेकंड पोजीशन उनकी आई थी। ब्रिलियंट, मतलब वो बिल्कुल। आदमी है, उनका इंटेलेक्ट, उनकी जो इनसाइट्स हैं सीएसएस को समझने के लिए। मुर्तजा हैं, उनकी थर्ड पोजीशन थी। बिल्कुल। 46 कॉम के हैं, ब्रिलियंट हैं। अवैध अरशाद को आप देख लें, ये सारे के सारे जो टॉपर्स हैं, इनमें से ज्यादातर को मैंने कंसल्ट किया। सर हमूद रांझा हैं, अच्छा। ही इज रियली फेमस, उनको कंसल्ट किया मैंने, उनसे ऐसे भी पढ़ा था। मैंने वर्ल्ड टाइम्स भी ज्वाइन की थी। मेरी सही। अप्रोच ये थी कि यार आई लीव नो स्टोन अनटर्न। मैं हर बंदे के पास जाऊंगा, उससे उसका इनपुट लूंगा और उसका एसेंस एक्सट्रैक्ट करके आई ट्राई टू यूज दैट। तो सही। हर किसी के पास जाएं, आप खुद नहीं सारा कुछ अंडरस्टैंड कर सकते। ये काफी वही मैं कहता हूँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस एग्जाम। उसको हराने के लिए, अनलेस यू अंडरस्टैंड योर ओपोनेंट व्हाट यू अप अगेंस्ट, आप नहीं उसको लड़ सकते। और जो लोग ऑलरेडी उस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, उनके पास बड़ी वैल्यूबल इंसाइट्स होती हैं कई, कि यार आप ऐसे कर लो और ऐसे कर लो। और वो छोटी छोटी कई बातें जो है ना, वो आपको बिल्कुल वो चीज समझा देती हैं, वो एसेंस समझा देती हैं कि अच्छा यार ये तो वाकई ये इस तरह करना चाहिए। एंड आई एम रियली हेल्पफुल, बहुत बेहतर। हेल्पफुल थे वो सारे जो उनके अच्छा, पास मैं गया। यानी आपने सेल्फ प्रिपरेशन से स्टार्ट किया, उसके बाद आपने मल्टीपल मेंटोर्स उनके पास गए, उनके एक्सपीरियंस से सीखा, और यही सजेस्ट करते हैं कि एस्पिरेंट्स भी इसी तरह करें, क्योंकि जो बंदा जिसका एक्सपीरियंस है 2-3 साल से पढ़ा रहा है और खुद कई सालों से पढ़ के बैठा, वो आपको ज्यादा बेहतर कन्वे कर पाएगा। बिल्कुल जी। अच्छा, आपके अभी कंपलसरी सब्जेक्ट्स की तरफ आते हैं। डीएमसीज तो अभी आई नहीं है, डीएमसीज आएंगी तो इंशाल्लाह फिर डीएमसीज भी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाती हैं, लेकिन अभी जो है
आपने जब पास कर लिया है तो सारी सब्जेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे आपके नंबरों में पास होंगे, 20वीं पोजीशन है आपकी। तो कंपलसरीज में हम बारी बारी जो है सब्जेक्ट की बात करेंगे। पहले आपने बताना है कि आपने इंग्लिश ऐसे और प्रेसी कंपोजिशन के पेपर्स की किस तरह से तैयारी की, और आपका सीएसएस का ऐसे कौन सा था जो आपने अटेम्प्ट किया था, तैयारी हाँ और मुर्तजा, अटेम्प्ट। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। जी। जो इंग्लिश है ना, वो मैंने जैसे आपको बताया, मैंने पहले साल ही उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बेशक बाकी जितने भी नंबर ले लूँ, जो मर्जी कर लूँ, अगर इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आई एम गोइंग टू फेल, तो पूरी की पूरी जो आपने मेहनत की है वो कोलैप्स कर देगी। तो इंग्लिश प्रेसी की मैंने काफी ज्यादा मेहनत की। आई प्रिपेयर्ड अराउंड 1-2,000 इडियम्स, और फिर जो पेयर ऑफ वर्ड्स थे वो मैंने पिछले सारे पास पेपर्स के कर लिए। प्रेसी की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, बेतहाशा मैंने प्रेसी पिछली सारी जो है मैंने वो प्रैक्टिस कर ली। सही। और ग्रामर को मैंने मास्टर किया सबसे पहले। जो अप्रोच अगर आप मेरी समझें तो मैंने इस तरह किया, सबसे पहले मैंने ग्रामर को मास्टर किया अच्छा। इंग्लिश में, जितना मैं समझ सकता था अपनी रिसोर्स कैपेसिटी रिसोर्स में। क्या रहे और आपके, बुक्स वगैरह वो बताते जाए उसको। डिफरेंट सोर्सेज हैं, बुक्स से पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऑल्दो मैंने कंसल्ट किए हैं, लेकिन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। यूट्यूब बहुत अच्छा सोर्स है, आप जरूर यूट्यूब को कंसल्ट करें, क्योंकि आप वो बैठ के आराम से वो वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब जरूर कंसल्ट करें, उसके साथ कोई एक अच्छी बुक ले लें। एफपीएचसी ने जो बुक्स रिकमेंड की हैं उसमें एक बहुत अच्छी बुक थी, लिटिल ब्राउन हैंड बुक, इस तरह का उसका एक नाम है, और वो बहुत अच्छी है पंक्चुएशन के लिए। और बाकी इडियम्स वगैरह के लिए मैंने लोकल बुक्स भी, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, इस तरह की बुक्स की, इंग्लिश की काफी सारी बुक्स थी जो मैंने ला के रखी थी। वो कैब सबसे पहले मैंने ग्रामर। जी। वो कैब उसके लिए कोई लिस्ट फॉलो की। जी। नहीं, वोकैबलरी की के लिए मैंने कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं की। मैंने 400-500 वर्ड्स किए थे जीआरई के। अच्छा। लेकिन आई डोंट थिंक ये वो बस अपने ही आप करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है आने की। सही। आपने जैसे देखा है कि इस दफा 2021 में इंतहाई मुश्किल आई है, हाँ। और वो बहुत मुश्किल है वो, मतलब मैं भी देख के हैरान है कि हमारी दफा इतनी मुश्किल नहीं थी। शशि तो थरूर वो साहब भी काफी। एक वर्ड्स जो हैं उनको भी अजीब लग रहा था, यानी इस लेवल की वो कैब थी, वो इंग्लिश गुरु माने जा रहे हैं। ठीक है जी जी। एग्जैक्टली। तो मैंने जिस तरह कैलकुलेट किया था, आई कैलकुलेटेड कि यार अगर वोकैबलरी में जीरो भी आए तो आपने पास करना है, क्योंकि उसको आप नहीं मेजर कर सकते कि वो क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो मैंने तैयारी ऐसे की थी ठीक हो गया। कि आप उस वोकैबलरी को तो कैलकुलेशन से निकालते हैं, आपने सेंटेंस करेक्शन सीखनी है, अगर आपने जो है ट्रांसलेशन अच्छी करनी है, आपने अगर उसमें पंक्चुएशन है वो मार्क्स नहीं ड्रॉप कर दें, ये सारे मार्क्स आपके आने चाहिए, कंप्रिहेंशन के आपके मार्क्स आने चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मैंने ग्रामर को मास्टर किया सबसे पहले जितना मैं कर सकता था, रूल्स के लिए, सेंटेंस करेक्शन के लिए। फिर मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सीखी, कि किस किस किस्म के होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, और सही। मैंने उनका यूज सीखा कि मैं उनको ऐसे में भी यूज कर सकूं, सही सिर्फ स्ट्रक्चर्स में काम प्रेसी के किया। लिए नहीं। एग्जैक्टली। उससे आपकी राइटिंग में क्वालिटी आती है, उससे आपकी राइटिंग प्रोफेशनल लगती है, अगर आपको वो रूल्स बताऊं। अच्छा। मैंने मैं तैयारी इंग्लिश कितना कर रहा था कि मैं वो ऐसे में यूज कर सकूं, तो मैंने जो डिफरेंट इंग्लिश के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर सीखे वो ऐसे के लिए सीख रहा था। सही। तो ऐसे की मैंने इस तरह स्टार्ट की कि पहले, सबसे पहले मैंने इंग्लिश की ये उसके थोड़ी राइटिंग के रूल्स वगैरह सीख लिए, और सेंटेंस टाइप सीख लिए कि पैराग्राफ्स किस तरह लिखते हैं, कोहेरेंस क्या होती है, आपकी एक बात से दूसरी बात फ्लो कैसे करनी चाहिए बिल्कुल, और ओवर आपने वोकैबुलरी यूज नहीं करनी, इट शुड बी अप्रोप्रिएट, इट शुड कन्वे द मीनिंग, इट शुड बी इफेक्टिव, और वो कोई वर्बोसिटी नहीं होनी चाहिए, वो भी एक स्किल है। और सही। आपने स्मूथली अपने आइडिया को ट्रांसफर कैसे करना है। फिर मैं ऐसे के स्ट्रक्चर और वो जो उसकी बाकी टेक्निकलिटीज हैं उस पर आया हूँ। अच्छा। तो ऐसे आपने फाइनल जब आप अपीयर, उससे उससे पहले आपने कितने ऐसे खुद से लिखे थे टाइम बाउंड प्रैक्टिस में ऑन द स्पॉट, और कितनी आउटलाइंस प्रैक्टिस की थी। आउटलाइंस तो बेतहाशा की थी, मतलब मोर देन 100 200, आई डोंट इवन रिमेम्बर, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ये बनाई हुई थी कि कोई भी अगर टॉपिक मैं तैयार करता हूँ, इवन पाक अफेयर्स का भी, तो उसकी मैं आउटलाइन बना लेता था। सही। तो वो आउटलाइन तो उस तरह प्रैक्टिस होती थी, साथ साथ मैं इस तरह बेसिकली इंटीग्रेट कर रहा था डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, कि अगर मैं ये पढ़ रहा हूँ तो इसकी तैयारी से मैं दूसरी भी तरह का एक्सट्रैक्ट कर सकूँ। अगर मैं वाटर क्राइसिस पाकिस्तान अफेयर्स के लिए कर रहा हूँ तो मैं वाटर क्राइसिस ऐसे में भी कर सकूँ।
सही तो यू नीड टू वर्क वेरी स्मार्टली। आपने अलग 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 चीजें नहीं करनी। टाइम बहुत बड़ा रिसोर्स होता है सही। सीएसएस की तैयारी में। अगर आप ज्यादा बिल्कुल। टाइम वेस्ट कर दें एक चीज पे तो वो आपका नुकसान हो जाता है। तो जी। मैंने आउटलाइंस तो बेतहाशा की थी, फुल बाउंड एसेज भी बहुत लिखे हैं, मॉक एग्जाम्स बहुत ज्यादा दिए हैं, वर्ल्ड टाइम्स में दिए हैं। सही। और वो बहुत जरूरी है। आपने टाइम बाउंड ऐसे लिखना है, उसी में पता चलता है कि आप कुछ कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। अच्छा, आपका सीएसएस जो का फाइनल फाइनल ऐसे कौन सा था जी जी आपका? जी जी। मेरा फाइनल एसे था जो वोल्टेयर की कोटेशन है कि आई डिसएग्री विद व्हाट यू हैव टू से बट आई डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। ये बड़ा फेमस कोटेशन है और रिपीट भी मुझे हुआ था पसंद भी शायद। बहुत। जी जी। लिटरेरी कह सकते हैं, मोर फिलोसॉफिकल। लेकिन मुझे बड़ा ही अच्छा लगा ये। मैंने फ्रीडम ऑफ स्पीच पे ये अटेम्प्ट किया और बड़ा कंफर्टेबली मैंने कर लिया था। आई रोट मोर देन 2300 वर्ड्स क्योंकि आई वाज रेडी फॉर इट। मैंने तैयार किया हुआ था इस पे। ये नहीं कि मैंने आखिरी दिन जाके वहां पे पहली दफा देख के, आई हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इट कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे या इस किस्म के कोई अगर टॉपिक्स आते हैं तो कैसे कर सकते। तो वो मैं बड़ा इजीली कर गया था वहां पे। इतना मुझे स्ट्रेस नहीं फील हुआ। ऑल्दो ये मुश्किल है, मुझे पता है टॉपिक जनरली लोग इतना ऑप्ट भी नहीं करेंगे, लेकिन सही। फॉर मी मुझे ये अच्छा लग रहा था। बेहतरीन। तो आपका लेंथ पे फोकस होता था, कंटेंट पे फोकस होता था, किस पे होता था फोकस ज्यादा ऐसे में? देखें, ऐसे तो अपने आप में एक पूरा सीएसएस है, आपको भी पता है इस चीज का बिल्कुल। कि लोग जो है 80% टाइम ऐसे के ऊपर लगाते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं लगाते। और वो इट मेक्स सेंस क्योंकि जब फेल जिस चीज में लोग 95% हो रहे हैं तो उसी पे आप टाइम लगाएंगे। और वो ही सबसे जो है ना वो वर्नेबल स्पॉट है एक सीएसएस एस्पिरेंट का, ऐसे जो है। सही। और उसमें हर चीज मैटर करती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर कोई आपको कहे कि नहीं लेंथ नहीं मैटर करती और आप जो हैं वो बस 10 पेज लिखते हैं, बस क्वालिटी होनी चाहिए, आई डोंट एग्री विद दिस। बिल्कुल ऐसे नहीं होता। ठीक है, आपने लेंथ भी लिखनी है और आपने क्वालिटी का कंटेंट भी लिखना है अच्छा। और आपकी ग्रामर भी सही होनी चाहिए। ऐसे के अंदर यू कैन नॉट लीव एनीथिंग टू चांस। आप उसके सारे जो मार्कर्स हैं ना वो पूरे करें। अच्छा। किसी को भी बीच ना छोड़ें कि यार मैं छोटा लिख रहा हूँ। नहीं, आप 16 to 17 पेजेस लिखें। 1800 से 1900 वर्ड्स भी ठीक है। अच्छा। वो ठीक है, 2000 ना भी हो कोई बात नहीं है, 1800 हो जाए, 1900 हो जाए, लेंथ पूरी करें लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना करें अच्छा। उस चक्कर में नूर कि साहब, यार एक टेक्निकल बात करते हैं। इंग्लिश ऐसे में जी जैसे आपने कहा कि आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखा, पैराग्राफ की डेवलपमेंट सीखी, तो जब आप ऐसे लिखना स्टार्ट करते थे तो उसकी बॉडी में जब आप पैराग्राफ लिख रहे होते तो हर पैराग्राफ में क्या कंक्लूडिंग सेंटेंस लगाते थे या पैराग्राफ को आप ट्रांजिशन करके कनेक्टर्स के जरिए कनेक्ट करते थे? और कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या हर पैराग्राफ में होता था आपके ऐसे में? ये कंफ्यूजन होता है बहुत से देखें स्टूडेंट्स। आप समझे। जी जी। देखें ऐसे समझे है क्या। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एन एसे इज। जब तक आप उसकी कोर नहीं अंडरस्टैंड करेंगे ना आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ये चीज लोगों को नहीं समझ आती और लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। एसे इज अ प्रूफ, जस्ट लाइक अ मैथमेटिकल प्रूफ। और वो प्रूफ क्या हो रहा है, प्रूफ आपकी थीसिस स्टेटमेंट हो रही है। थीसिस स्टेटमेंट बड़ा लोगों को कंफ्यूज करता है। इट इज नथिंग मोर देन जस्ट अ स्टांस। एक बारे में आपका स्टांस क्या है, एंड द सही। होल essay is about proving that single stance। ठीक है। तो इतनी डिटेल में आप वो ना सोचेंगे कंक्लूडिंग सेंटेंस नहीं लगाया तो आप फेल हो गए। हाँ, इसमें प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन सही। हर चीज इवेंचुअली उससे कनेक्ट करनी चाहिए कि क्या मेरा मेन आइडिया है, मैं उसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मैं उसको प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है। और सही। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि आखिरी लाइन कंक्लूडिंग होनी चाहिए, तो हाँ हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि उसने देखना है कि यार इसने आखिरी लाइन कंक्लूडिंग की भी नहीं, क्योंकि एग्जामिनर ने एक फ्लो में ऐसे पढ़ना है, उसने इतनी डिटेल में नहीं जाना। हाँ, वो प्रिंसिपल्स देख रहा होगा कि यार आपका पैराग्राफ शुड बी ऑफ अप्रोप्रिएट लेंथ, टॉपिक सेंटेंस आ रहा है, हर पैराग्राफ में एक आइडिया आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आपने कोहेरेंस कैसे क्रिएट की हुई है। लेकिन जरूरी नहीं है। बेहतर ये है कि एक पैराग्राफ में आप कंक्लूडिंग सेंटेंस रखें, दूसरे में ना रखें। अपने जो ट्रिक्स हैं उनको वेरी करते हैं ताकि आपकी क्वालिटी नजर आए और रिपीटेटिवनेस ना उसमें नजर आए कि ये एक ही चीज जो है वो करी जा रहा है। अच्छा। ये ऐसे अपने आप में काफी टेक्निकल है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। जी जी, बिल्कुल।
अच्छा, ऐसे पे अलग सेशन पूरा हो सकता है। हम आगे बढ़ते हैं ऑप्शनल्स की तरफ। जी, आपके ऑप्शनल्स कौन से सब्जेक्ट थे? हाँ मुर्तजा, मेरा ये जो सबसे पहला ऑप्शनल था 200 मार्क्स का, वो था इंटरनेशनल रिलेशंस। दूसरा जो मेरा ऑप्शनल था वो था इंटरनेशनल लॉ, फिर जेंडर स्टडीज, यूएस हिस्ट्री और सोशियोलॉजी। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड किसी किस्म का भी साइंसेस का नहीं था, मैथ्स का नहीं था, तो आई कुडंट ऑप्ट एनी ऑफ दोज सब्जेक्ट्स। बाकी आई हैड टू ऑप्ट दीज जनरल सब्जेक्ट्स, जो कि मैं ज्यादातर लोगों का आई नो ये कॉम्बिनेशन होता है, और अच्छा। अच्छा, मैंने भी यही ऑप्ट किया। यहाँ पे 2020 में हमने देखा कि सोशोलॉजी की बहुत सख्त चेकिंग हुई है। बहुत सी डीएमसी जो स्टूडेंट्स की मेरे सामने आ रही थी, तो सोशोलॉजी में ज्यादातर स्टूडेंट्स फेल थे। एक तो मेरे दोस्त हैं, वो पढ़ाते हैं किसी एकेडमी में, वो खुद सोशोलॉजी की टीचर हैं, वो सोशोलॉजी में फेल थे। तो आपकी सोशोलॉजी की किस तरह से तैयारी थी और आपने कौन से सोर्सेज कंसल्ट किए? इस सब्जेक्ट को आपने सिक्योर किस तरह से रखा? सोशियोलॉजी मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है। मुझे वैसे भी इस बारे में पढ़ने का बहुत शौक है। अब हमारी डीएमसीज तो नहीं आई, सो आई एम नॉट श्योर कि मेरे मार्क्स उसमें कितने आए हैं, जी। पर वो मैं बता देता हूँ कि तैयारी मैंने कहाँ से की थी। बहुत अच्छी बुक है मिशियोनीज की सोशियोलॉजी, मैंने उससे तैयारी की थी पूरी की पूरी। और इंटरेस्टिंगली जो एफपीएससी का सिलेबस है सोशियोलॉजी का, वो ऑलमोस्ट उस बुक के साथ पैरेलली चलता है। अच्छा, हम नाम रिपीट कर जो लें चैप्टर क्योंकि ग्लिच आ गया था स्टूडेंट्स की वजह से। बुक का नाम? एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक्स में से उस बुक का नाम ही सोशियोलॉजी है। मिशियोनीज राइटर का नाम है। अच्छा जी, आया, सुन आप लिया। देखेंगे तो एफपीएससी की रिकमेंडेड उसमें है, मिशियोनीज की सोशियोलॉजी है, और वो बहुत अच्छी बुक है। उसमें सारे टॉपिक्स उसी तरह सिस्टमैटिकली थीरीज, वो जो बेसिक्स सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने उससे किए थे। सही। फिर सोशियोलॉजिकल थीरी के नाम से एक बुक है, आई थिंक जॉर्ज रिट्सर की बुक है, आई एम नॉट श्योर, वो भी रिकमेंडेड बुक्स में। थीरी मैंने उससे की थी, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, सही। और जो भी थीरीज उसमें हैं, अच्छा। एमएल दुर्कheim वगैरह, वो सारे उससे किए थे। और तीसरा जो एस्पेक्ट, बेसिकली तीन एस्पेक्ट्स हैं सोशियोलॉजी के, जो ओवरऑल सिलेबस डिवाइडेड है। एक जनरल सोशियोलॉजी है, एक थीरी है, और फिर रिसर्च है। रिसर्च के लिए एक और बुक है, वो भी रिकमेंडेड बुक्स में से, वो उसमें से की थी। सही। अच्छा, स्टूडेंट्स जो हैं ज्यादातर वो मार्केट में जो उर्दू बाजार की किताबें होती हैं मुख्तलिफ पब्लिशर्स की, उसकी तरफ जाते हैं। और आपकी स्ट्रैटेजी से नजर ये आ रहा है कि आपने रेफरेंस किताबें पढ़ी, रिकमेंडेड सोर्सेज को पढ़ा, यानी रिसर्च जो सही मायने में है वो आपने की और उसका फायदा भी हुआ है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि उन किताबों को रेफर करना चाहिए, या जो आपने थोरो रीडिंग करनी है, रेफरेंस किताबें हैं, रिकमेंडेड सोर्सेज हैं, उनकी तरफ जाना चाहिए? देखें, यू नीड टू प्ले स्मार्टली। आपने डेप्थ भी अंडरस्टैंड करनी है टॉपिक की, लेकिन आपने सिलेबस भी खत्म करना है। तो आपने दोनों चीजों को बैलेंस करना है। सही। मेरी अप्रोच ये थी कि मैंने ये जो ओरिजिनल सोर्सेज हैं इनको भी कंसल्ट किया है, डेफिनेटली कंसल्ट किया है, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने ये जो बाजार वाली जो आप बुक्स कह रहे हैं वो भी कंसल्ट की, क्योंकि गोल जो है वो सिलेबस खत्म भी करना है। तो जिस सही। टॉपिक की मुझे डेप्थ चाहिए होती थी वो मैं इन बुक से करता था, और जब मैंने एक टॉपिक जो है वो बस आपने टिक करना है कि आज ये मैंने कर लिया है, वो मैं उनसे कर लेता था कि टाइम ना वेस्ट हो। देखिए, आप समझने की कोशिश करें, गोल आपका सीएसएस में क्या होता है। गोल ये है तैयारी के वक्त कि आपने हर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कवर करना है। सही। पूरे से मुराद है कि आपने एक टॉपिक भी नहीं छोड़ना। आपकी नजर से वो गुजरा होना चाहिए। आपकी अगर नजर से वो नहीं गुजरा ना, एक छोटा सा टॉपिक भी, वो आपको उस पेपर में फेल करा देगा। सही। और आपने कोई टॉपिक नहीं छोड़ना, पूरा सिलेबस आप प्रिंट करें सीएसएस का, हर सब्जेक्ट का, ठीक है। उसको अपने पास रख लें, पहला टॉपिक उठाएं, उसको तैयार करें, उसके नोट्स बनाएं, उसको टिक करें, फिर अगले टॉपिक पे जाएं, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, विदाउट लिविंग एनी टॉपिक। तो अब आपने करना क्या है कि जब आपको एक चीज में डिटेल की जरूरत है, थ्योरी की जरूरत है, समझने की जरूरत है, फॉर कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज यूज ओरिजिनल बुक्स ऑफ दीज ओरिजिनल ऑथर्स, दे विल बिल्ड योर आइडियाज, और आप जो हैं बहुत मेच्योर तरीके से उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन जब आप टाइम बचाना चाहते हैं, कोई इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, बस आपको उसमें से मोटे मोटे फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए, आप वो बुक लें जो सीएसएस की मार्केट्स में अवेलेबल हैं, वर्ल्ड टाइम्स की ले लें, किसी और पब्लिशर की ले लें। वो सिलेबस के हिसाब से बनी हुई होती है। वो टॉपिक को बस आप आधा पौना घंटा दें, टिक करें और आगे बढ़ें। अच्छा। अच्छा, हम कंपलसरीज की बात कर रहे थे, उसमें कुछ चीजें रह गई, आगे हम बढ़ गए, ऑप्शनल की तरफ चले गए। अच्छा, कंपलसरीज में जी जो जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट्स होते हैं मेनली, जिसमें
करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स। मैं खुद बच्चों को ये 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। मुख्तलिफ अप्रोच होती है लोगों की। तो आपकी तैयारी में जब आप कर रहे थे करंट और पाकिस्तान अफेयर्स की, आपने तैयारी किस तरह से की? करंट अफेयर्स के सोर्सेज कौन से आपने कंसल्ट किए? स्ट्रैटेजी आपकी क्या थी इन 2 सब्जेक्ट्स में? यहाँ पे जी एक अनाउंसमेंट, CSS 2022 में जो एस्पिरेंट्स अपीयर होने वाले हैं उनके लिए पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स के ऑनलाइन क्लासेस की रजिस्ट्रेशन जारी है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप राब्ता करें। आपको मेरा कोऑर्डिनेटर गाइड कर देगा कि क्लासेस कब होनी है, और उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्लिक करके पूरे मैकेनिज़्म को समझ लें। देखिए, करंट अफेयर्स तो ऑलमोस्ट हाफ जो है ना वो पाकिस्तान अफेयर्स ही है, अगर आप उसका एनालिसिस करें। करंट अफेयर्स का कुछ जो पार्ट है वो पाकिस्तान अफेयर्स से ओवरलैप होता है। हर साल 1-2 क्वेश्चंस पाकिस्तान से आते हैं, तो अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स प्रॉपर तैयार करें तो उसके 1-2 क्वेश्चंस तो आप करंट अफेयर्स में भी आएंगे फॉर श्योर। बाकी करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली ग्लोबल पॉलिटिक्स से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो 2 मेन एरियाज हैं जो करंट अफेयर्स में आते हैं। एक है डोमेस्टिक इश्यूज पाकिस्तान के, और दूसरा है ग्लोबल पॉलिटिक्स। यही 2 एरियाज हैं। जो ग्लोबल पॉलिटिक्स के इश्यूज हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, डॉन तो आप पढ़ें, डेफिनेटली सारे पढ़ते हैं, CSS उसके बगैर होता ही नहीं है। आप अल जजीरा जरूर देखें, डेली देखें आप, क्योंकि उसके डिफरेंट टॉक शोज हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर आप देखें, उनके अंदर डिस्कशंस होती हैं, और अप टू डेट रहें। ठीक है। इस तरह आप थोड़ा करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं। बाकी आप पाकिस्तान अफेयर्स को अच्छी तरह तैयार करें तो वो आपको करंट अफेयर्स में बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, इस्लामियात की तरफ आते हैं। इस्लामियात आपने उर्दू में अटेम्प्ट की या इंग्लिश में? अरबिक आपने कोट की या नहीं? रेफरेंसेस आप पर क्वेश्चन कितने लिखते थे? ये मेन 3 सवाल होते हैं स्टूडेंट्स को। और मुर्तजा, मेरे भी यही सवाल थे जब मैं कर रहा था, क्योंकि इस्लामियात जो है वो जी बिल्कुल। भी बहुत, उससे सबको डर लगता है कि अरबिक कोट करनी चाहिए, अरबिक कोट नहीं करनी चाहिए, ट्रांसलेशन खाली आ सकती है, ट्रांसलेशन खाली नहीं आ सकती, फिर आयत का नाम आना चाहिए, सूरत का नाम आना चाहिए, आयत का नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और आप खाली उसको अल कुरान लिख सकते हैं या खाली अल हदीस। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मैं भी गुजरा था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद बड़ा इस चीज़ से परेशान भी था कि कितनी याद करनी है, किस तरह करनी है। इट इज़ अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इसमें कोई शक नहीं है। इस्लामियात इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। ऐसे के बाद आई थिंक वो एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने पड़ते हैं और उसमें आयतें भी याद करनी पड़ती हैं। मैंने अरेबिक लिखी थी, और इवन मैंने जो है वो अरेबिक ज़्यादातर में तो नहीं लिखी थी, लेकिन हर क्वेश्चन में 1-2 आयात जो है वो अरेबिक वाली कोट की थी, बाकी जो थी वो मैंने सिर्फ ट्रांसलेशन लिखी थी। अच्छा। तो लेकिन ये भी आप समझें, इस चीज़ से परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोग अरेबिक नहीं कोट करते, दे गेट गुड मार्क्स, ऐसी बात नहीं है, ये आप उसके बगैर भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है इस्लामियात में कि जो भी आप क्लेम कर रहे हैं, इट हैज टू बी बैक्ड बाय सम सॉर्ट ऑफ रेफरेंस। वो हवा में नहीं हो सकता। अगर आप कोई भी हेडिंग दे रहे हैं, कोई आइडिया कोई भी दे रहे हैं, उसके पीछे जो है वो हदीस या कुरान का हवाला होना चाहिए, वरना वो चीज़ जो है ना वो आपको स्कोर नहीं देगी। वो अरेबिक अगर नहीं भी आप डाल सकते तो परेशान ना हो। ठीक अच्छा। है, मैंने अरेबिक बिल्कुल एंड पे आके तैयार की थी, और मैंने अपने लिए यही गोल रखा था कि मैं नहीं करूंगा, अगर तो एंड पे टाइम बचा तो मैं कर लूंगा, और वो थोड़ी सी मैंने एंड पे कर ली और वो मैंने अंदर लिख दी थी। अच्छा, सोर्सेज आपने इसके लिए कौन से कंसल्ट किए? बाजार की किताबें या रिकमेंडेड किताबें? मैंने इस्लामियात के लिए कंसल्ट की थी, ये एक बुक है जो बड़ी फेमस है, सारे यूज करते हैं, करीमदाद चुगताई की इस्लामियात की बुक है, मैंने वो यूज की थी। वो इनफ है, उसमें इतना मटेरियल है कि आप वो नहीं यूज कर सकते सारा। टू सही। बी ऑनेस्ट, वो भी आप कर लें तो बहुत है। अच्छा। लेकिन जो मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई थी, और वो मैं सब एस्पिरेंट्स को बताऊंगा इस्लामियात में करने के लिए, वो ये है कि अपनी जो रेफरेंसेस हैं आयात और हदीस को, उनको लिमिट करें। अच्छा। ठीक है, और उनको पहले से लिमिट कर लें, याद करने से पहले। ये नहीं हो सकता कि आपने एक टॉपिक पे 20-30 याद कर लिए हैं और बाकी जो टॉपिक्स हैं उन पे एक भी नहीं आते।
ठीक है, बेहतर अप्रोच ये है कि अपनी आयात और हदीस को लिमिट करें, जनरली वो यूज करें या वो याद करें जो आप क्रॉस द टॉपिक्स यूज कर सकते हैं। सही। समझे आप मेरी बात, कि ठीक। एक जो रेफरेंस है वो मल्टीपल टॉपिक्स में यूज हो सके, वो वाली याद करें। ये स्ट्रैटेजी जो है ना, ये आपको काफी हेल्प करेगी उसमें। अच्छा। आप ओवरवेलम नहीं होंगे कि मैंने इतनी ज्यादा याद करनी, आपने ज्यादा नहीं करनी, स्ट्रेटेजिकली करें और उनको यूज करें। अच्छा, सोशोलॉजी के अलावा बाकी जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे उनके लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी और क्या आपने सोर्सेज कंसल्ट किए, ये कंसाइज में बता दें जैसे हम आगे बढ़े। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस था सबसे पहले, 200 मार्क्स का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है सब्जेक्ट्स। उसकी मैंने ओरिजिनल सोर्सेज भी कंसल्ट किए, एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक्स हैं में, काफी बुक्स हैं, आप वो कई ले सकते हैं, मतलब आप थ्योरी समझने के लिए। बाकी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। अगर आप आईआर की थ्योरी समझना चाहते हैं, आप थ्योरी समझें और देन मूव ऑन टू अदर थिंग्स जो उसके टॉपिक्स हैं। बाकी आप इसमें डेफिनेटली ये बाजार की जो इस सप्ताह बात करें, बुक्स यूज करें पब्लिशर्स की, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंथी है उसका, उसके टॉपिक्स को जल्दी चलें उसमें और मूव फॉरवर्ड करें उसमें। आईआर में मैं ये कहना चाहूंगा कि मैप्स बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जरूर मैप्स बनाना सीखें। मैंने ऑनलाइन अपने पेज पे शेयर भी किए हुए हैं कि आप मैप्स कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने वो मैप्स बनाए थे और आई थिंक उन्होंने कोई बेनिफिट मुझे दिया होगा उसमें, इंटरनेशनल रिलेशंस में। बाकी फिर आई लॉ है, आई लॉ के लिए आप कोई भी बुक यूज कर सकते हैं, और मैंने जो की थी उसका नाम मेरे जहन से अभी निकल गया, वो भी एफपीएससी के रिकमेंडेड बुक्स में से है, इंटरनेशनल लॉ की। और फिर हमारे पास जेंडर स्टडीज है। जेंडर स्टडीज की ऐसा कोई उसका बुक नहीं है, आप टॉपिक्स ऑनलाइन कवर कर लें, रिसर्च कर लें, और उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि किसी पब्लिशर की जो सिलेबस ओरिएंटेड बुक्स हैं इनसे आप कर लें, और मोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो है वो रिसर्च करके या यूट्यूब से आप समझ लें। जेंडर स्टडीज का इतना इशू नहीं होगा आपको। सही। यूएस हिस्ट्री। हाँ, यूएस हिस्ट्री, यूएस हिस्ट्री के लिए मैंने मोस्टली ऑनलाइन किया है। ये मैंने बस एक पब्लिशर वाली बुक रखी हुई थी, लेकिन मैंने उसे प्रेप नहीं किया। बहुत अच्छे उस पे लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, क्रैश क्रैश कोर्स यूएस हिस्ट्री के, वो एक दफा देख लें। फिर आप खान एकेडमी के लेक्चर्स हैं यूएस हिस्ट्री के, वो जरूर देखें। वो एक दफा मैं रिकमेंड करूंगा, पूरे देखें और साथ साथ नोट्स लें डिफरेंट टॉपिक्स के, वो बहुत डिटेल में। अच्छा। जब आप एक उसका टॉपिक कवर करें, आप अपने पास नोट्स ले लें और आगे बढ़ें। यूएस हिस्ट्री तो 100% आप यूट्यूब से कर सकते हैं, और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप यूट्यूब से करें। फिर कुछ अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, आप वो जरूर देख लें ताकि आपका एक बेस बन जाए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, यूएस हिस्ट्री का। नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री है द वर्ल्ड एट वॉर, वर्ल्ड वॉर टू इन कलर, वर्ल्ड वॉर टू वगैरह के लिए ये देखें। ये आईआर में भी हेल्प करेगा, ये यूएस हिस्ट्री में भी हेल्प करेगा। और उसमें और भी डॉक्यूमेंट्रीज आपको मिल जाएंगी। कोल्ड वॉर पे बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है एक सीएनएन की, वो जरूर देखें सारे। मैं लिंक शेयर कर दूंगा अपने फेसबुक पे। अगर आप जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो आईआर के लिए करना चाहते हैं, इवन इंटरव्यू की तैयारी है, यूएस हिस्ट्री, या वैसे भी सबको पता होना चाहिए कोल्ड वॉर का, वो आप एक दफा अगर कोल्ड वॉर की पूरी डॉक्यूमेंट्री देख लेंगे, सीरीज आपकी टिप्स पे आ जाएगी। कोल्ड वॉर सीएनएन की सीरीज है, आई थिंक यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा, ये हमने मैंने काफी ज्यादा यूट्यूब तैयारी की। बेहतरीन, हमने सब्जेक्टिव पोर्शन की बात कर ली। नूर, ये आप बताएं कि आपने ऑब्जेक्टिव की किस तरह से तैयारी की थी, खास तौर पे टाइम दिया था, 200 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और एमसीक्यू जिनको कहा जाता है, तो उनकी आपने किस तरह से तैयारी की, क्या स्ट्रैटेजी थी, कोई पास पेपर को रेफर किया या अलग से किताबें भी बाय की। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका मुर्तजा, और बहुत परेशान करते हैं एमसीक्यूज, मुझे भी किया था। एमसीक्यूज कैसे प्रिपेयर करें, कहाँ से करें, याद कैसे रहेंगे, और वाकई बहुत मुश्किल होता है। मैंने एमसीक्यूज एंड के लिए छोड़े हुए थे कि एक दफा मैं सब्जेक्टिव तैयार कर लूंगा तो मैं एमसीक्यूज एंड पे करूंगा। मैंने एक दफा गो थ्रू किए थे, ये आपको एमसीक्यू की बुक्स भी मिल जाती हैं मार्केट में, पर कुछ सब्जेक्ट्स में उनसे हेल्प होती है और कुछ सब्जेक्ट में नहीं होती। वही मैं फिर कहूंगा, इसके सीएसएस में अनसर्टेनिटी इज द बिगेस्ट एनिमी। यू डोंट नो, मैंने इस्लामियात में आई प्रिपेयर्ड मोर देन 2000 एमसीक्यूज, और आखिरी दिन पेपर में मुझे 5-6 ही आते थे। तो अच्छा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या आपने एफर्ट की होती है और वो एंड पे
ट्रांसलेट भी नहीं हो रही होती, और अगर आप सारा टाइम एमसीक्यूज पे लगा देंगे तो हो सकता है कि आप सब्जेक्टिव भी ना कर पाए। तो मैं बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप एमसीक्यूज शुरू में तैयार करें, सब्जेक्टिव तैयार करें उस 80 मार्क्स के लिए। अगर आपने अच्छी अपने सब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे, आप 7 to 8 to 9 एमसीक्यूज तो डेफिनेटली करेंगे। मैं अभी इस्लामियात की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शनल्स की, क्योंकि उसमें कंसेप्चुअल एमसीक्यूज भी होते हैं। अच्छा। एटलीस्ट 8 to 9 जो है ना, वो आप आराम से कर लेंगे अगर आपने सब्जेक्टिव की अच्छी तैयारी की है। बाकी आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को एक दफा देख लें तो 2-3 आपके और लग जाएंगे। 11 से 12 एमसीक्यूज अगर आपके हो जाते हैं तो मोर देन इनफ। डोंट ऑब्सेस ओवर देम, कुछ नहीं होता। अगर नहीं भी होते उसके बगैर भी नंबर आ जाएंगे आपके, टेंशन ना लें उसकी, उसको एंड के लिए छोड़ दें। आप सब्जेक्टिव की तैयारी करें, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की जो है ना प्रैक्टिस करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी क्वेश्चंस हैं 80 मार्क, क्योंकि एमसीक्यूज आप उस वो इतने अनसर्टेन है, आप उस पर प्लान कुछ नहीं कर सकते। जिस चीज पे आप प्लान कर सकते हैं उस पर 100% आप, यू नीड टू बी वेरी सर्टन, यू नीड टू बी वेरी श्योर। ओके जी। अच्छा, इंटरव्यू का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जो अभी इंटरव्यू के लिए आपको इस क्वेश्चन को सुनेंगे, पॉडकास्ट की तरह हमारी ये पूरी डिस्कशन होगी, तो अपना एक्सपीरियंस और प्लस जो है टिप्स बता दें स्टूडेंट्स को। मुर्तजा, इंटरव्यू का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, उसकी तैयारी काफी ज्यादा थी। और वी ऑल ऑफ अस, जितने भी ये आप देख रहे हैं जो पास किए हैं और जो नहीं भी अनफॉर्चुनेटली एलोकेटेड, सब ने बहुत तैयारी की थी इंटरव्यू की। इंटरव्यू इतना आसान नहीं होता जितना लोग बनाते हैं, उसमें नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा होते हैं, और अगर आपको ना आते हो तो आप फंस जाते हैं उसमें। मेरा अच्छा इंटरव्यू था, चेयरमैन ने बड़े अच्छे सवाल किए, आई वाज एबल टू आंसर देम। एंड मेरे आर्किटेक्ट होने पे काफी बात हुई, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स पे बात हुई, और उन्होंने मेरे फोटोग्राफी के बारे में पूछा कि आपका पैशन फोटोग्राफी है, वो उसका आर्किटेक्चर से क्या लिंक है। फिर उन्होंने आर्किटेक्चर से रिलेटेड सवाल पूछे कि फलानी बिल्डिंग किसने बनाई, वो मैंने उन्हें बताया। फिर उन्होंने मेरे से उसका पूछा, उसको एक अवार्ड मिला हुआ है आर्किटेक्चर का। सही। मैंने उनको बता दिया कि वो, उन्होंने अलहमरा का पूछा था जो माल रोड पे बिल्डिंग है कि किस आर्किटेक्ट ने बनाई, तो मैंने उनको बता दिया कि नई अली दादा ने बनाई है। उनका नाइस गुड, आपको पता है, आप ये बताएं कि बड़ा फेमस जो है वो अवार्ड मिला हुआ है इंटरनेशनल। तो आई वाज एबल टू आंसर दैट, आई न्यू दैट। मैंने उनको बता दिया इससे खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर मिला हुआ है इसको, और मैंने ये भी बता दिया कि क्यों मिला हुआ है। तो उसके पीछे जो उसकी फिलोसफी थी, आर्किटेक्चर डिजाइन फिलोसफी थी, वो भी मैंने उनको बताई कि सर ये उसकी थी जिसकी वजह से उसने मिला। सो ही वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड कि मुझे ये अपने फील्ड पे ये सारी ग्रिप है। और फिर ही सेड के मैं आपसे एक स्टेटमेंट, आई विल मेक अ स्टेटमेंट एंड यू हैव टू कमेंट ऑन इट। और इट वाज रिगार्डिंग कश्मीर, और काफी मतलब मुश्किल सवाल भी थे, कुछ अच्छे भी थे। इंटरव्यू पे पूरा एक सेशन दोबारा कर लेंगे, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो जी। वो हम रख सकते हैं। वो अपने आप में एक पूरा उसका सेशन हो सकता है इंटरव्यू पे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। अच्छा, आपकी जब डीएमसी आ जाएगी वो भी हम स्टूडेंट्स के साथ इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देंगे। अभी हम जर्नल कुछ सवाल पूछते हैं, वो डिस्कशन तो हमारी हो गई। आप पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर अपनी जो है टिप्स बता दें। आपने जो चीज़ें शेयर की हैं वो भी हम स्क्रीन पे लगा देंगे स्टूडेंट्स के साथ, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रख देंगे, जो खुद भी वहाँ पे जाके देखें। आप अपनी तरफ से उस पर डिस्कस भी कर दें कि क्या एलिमेंट्स हैं जिन पे आप फोकस करते थे पेपर प्रेजेंटेशन में, और उसके बाद फिर आप नोट्स मेकिंग के भी आप अपने जो है जो भी आपके मेथड रहे हैं वो बता दें। मुर्तजा, बहुत अच्छा सवाल है। पेपर प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल मेक योर पेपर स्टैंड आउट। आप ये इमेजिन करें कि हजारों पेपर्स हैं जो चेक हो रहे हैं, उसमें से आपका पेपर जो है स्टैंड आउट करना चाहिए। और ये चीज समझेंगे, कई लोग समझते हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन इज अबाउट मेकिंग द पेपर ब्यूटीफुल। दैट इज नॉट व्हाट दिस इज अबाउट। दिस इज अबाउट मेकिंग योर पेपर मोर इफेक्टिव इन कम्युनिकेशन, कि आप जो बात करना चाह रहे हैं वो एग्जामिनर को समझ आ गई है इजीली। दैट इज द पॉइंट। और उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो। लोग कहते हैं हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती, मैं तो कहता हूँ करती है, 100% करती है। और उसका ये मतलब नहीं कि आपकी बहुत खूबसूरत हैंड राइटिंग हो, उसका ये मतलब है कि आपकी लेजिबल हैंड राइटिंग, जो आपने लिखा है वो उसको समझ आना चाहिए। क्योंकि देखें, इवेंचुअली अगर आपके आइडियाज एग्जामिनर तक नहीं पहुंचेंगे तो वो
ना तो उसको एब्जॉर्ब कर सकेगा, ना उसको वैल्यूएट कर सकेगा। तो अपनी हैंड राइटिंग को बेहतर करें, थोड़ा थोड़ा बड़ा लिखें, समझ आए, किसी को पढ़ाएं। अगर नहीं होती प्रैक्टिस करें, मैंने की थी, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रैच से मैंने बिल्ड किया था। तो मैंने अपनी हैंड राइटिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी कि समझ आना चाहिए, अच्छी दिखनी चाहिए, और इट शुड बी रीडेबल। फिर बात आ जाती है मैप्स की। मैप्स का मैंने आपको बता दिया। मैप्स का पॉइंट ये है कि आप उस पर एनालिसिस दें, स्पेशली आईआर में यूज करें, करंट अफेयर्स में यूज करें। अगर आप जियो पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, शो दैट इन द मैप रादर देन टॉकिंग अबाउट इट इन द टेक्स्ट। मैप बनाएं जरूर, लेकिन उसको आगे डिस्क्राइब भी करें, ओवरडू ना करें। और मैप जो है वो डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए, उसमें एनालिसिस होना चाहिए। ये आप उनके साथ लिंक शेयर कर दीजिएगा। मैंने कुछ अपने जो प्रैक्टिस मैप्स थे वो मैंने उसमें शेयर किए हैं। आप जरूर बनाएं, आपका पेपर स्टैंड आउट करेगा और आप बेहतर तरीके से जो है ना अपने आइडियाज उसको समझा सकेंगे। बिल्कुल जी। दूसरी मैंने चीज ये कि आपके मैप्स पे जो आप हाईलाइट करके चीजें लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स मैप तो बनाते हैं, जस्ट मैप बना देते हैं। आपके मैप्स में मैंने देखा कि आप वहाँ पे हाईलाइट करके लिख भी देते हैं कि ये जो है इस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है, और अलग से बॉक्सेस बना के आप उनको शेड भी कर देते हैं। तो ये एक डिफरेंट चीज थी, तो ये मैं चाहूंगा कि एस्पिरेंट्स को सीखनी चाहिए। आगे जी बताओ। ये डेफिनेटली सीखनी चाहिए। और आप अगर आप मेरे मैप्स देखेंगे तो आप समझेंगे कि वो एक आइडिया कन्वे करें। मैप फॉर द सेक ऑफ मैप नहीं बनाना आपने कि मैं मैप बना रहा हूँ, क्योंकि वो देखें ड्राइंग का टेस्ट नहीं है। आप एक आर्ग्यूमेंट प्रूफ करें, वो आपका मैप शुड फॉरवर्ड दैट आर्ग्यूमेंट। अब फर्ज करें, और जो मैप है वो सेंट्रल आइडिया से कनेक्टेड होना चाहिए। फर्ज करें कि आपका कोई ट्रीटी के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, ट्रीटी ऑफ पेरिस के बारे में आ जाता है यूएस हिस्ट्री में। तो आप अगर वो मैप पे दिखाते हैं तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट देगा। वहां पे मैप जरूरी है कि यार कौन सी टेरिटरी थी पहले ब्रिटेन की, वो कहाँ थी, अमेरिकन कॉलोनिस्ट के पास कौन सी आ गई, फ्रेंच कौन सी टेरिटरी थी, वो चीज समझाने के लिए आप जरूर बनाएं। उसके अलावा अगर पाकिस्तान की जियो इकोनॉमिक समझा रहे हैं, आप जरूर पाकिस्तान को बनाएं। आप दिखाएं सेंट्रल एशिया कहाँ पे है, वहां से कौन सी चीजें जो कनेक्ट कर रही हैं पाकिस्तान में। आप उसमें डिफरेंट जो भी कनेक्शन हैं टापी दिखाएं। जो गैस पाइपलाइन है उसमें आईपी गैस पाइपलाइन जो ईरान से आ रही है वो दिखाएं। आप नीचे पर्शियन गल्फ दिखाएं। अगर आप कोई भी जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की दिखा रहे हैं तो वो एक मैप जो है वो 10 पेजों के बराबर इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। सो डू मेक इट। उसके अलावा मैप्स के अलावा फ्लो चार्ट्स बनाएं, ग्राफ्स। ग्राफ्स तो मैंने नहीं बनाए थे, लेकिन फ्लो चार्ट्स और डिवाइडर्स बनाए थे, वो भी मैं शेयर कर दूंगा कि आप कैसे बनाएं। वो भी जरूर कहीं कहीं यूज करें। इंफॉर्मेशन को ऐसे प्रेजेंट करें कि एग्जामिनर जैसे आपका पेपर देखे उसको आपकी बात फौरन समझ आए। उस खूबसूरती ना समझ आए, खूबसूरती से इम्प्रेस नहीं करना, आइडिया कन्वे करना जरूरी है। तो ये जरूर देखें। और मैं और भी शेयर करता रहूंगा कि आप कैसे बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से अपना जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए एग्जामिनर से। अच्छा, नोट्स मेकिंग के ऊपर आप अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करें। नोट्स बहुत क्रिटिकल है मुर्तजा। आपके नोट्स ही असल सीएसएस है। एंड यू शुड मेक द राइट नोट्स। आपका आधा सीएसएस वहीं हो चुका होता है। क्योंकि देखें, इतनी इंफॉर्मेशन कोई भी बंदा रिटेन नहीं कर सकता। टू बी ऑनेस्ट, कोई ऐसा नहीं होता कि उसको सब याद हो। कि आपने जब एक टॉपिक कवर किया है उसमें आप फैक्ट्स भी देखेंगे, फिगर्स भी देखेंगे, कोई रिटेन नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि कोई फर्स्ट आ गया है या कोई टॉप कर रहा है या कोई भी बंदा सीएसएस में, उसको बहुत इंफॉर्मेशन रिटेन होगी, ऐसे नहीं होता। इतना कोई रिटेन नहीं कर सकता। आपके नोट्स बहुत क्रिटिकल हैं। आपके नोट्स ही हैं जो बेसिकली आपकी मेमोरी है। और आप जब किसी भी सब्जेक्ट को कवर करते हैं, किसी टॉपिक को कवर करते हैं, नोट्स ऐसे होने चाहिए कि उसके जो मेन आइडियाज हैं, जो उसका एसेंस है, वो आपके नोट्स में कैप्चर होना चाहिए। दूसरी चीज, जो उससे रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो उसमें आपके नोट्स में आने चाहिए। और तीसरी चीज ये कि नोट्स लेंथी नहीं होनी चाहिए, एक अप्रोप्रिएट लेंथ होनी चाहिए। कि अगर आपने 6 घंटे में टॉपिक कवर किया है तो नोट्स आप आधे घंटे में उस पूरे टॉपिक को रिवाइज कर सकें, अपनी मेमोरी को फ्रेश कर सकें। और वो नोट्स ही फिर आपका रेफरेंस पॉइंट है, आप दोबारा उधर नहीं जाएंगे। तो नोट्स को बहुत ध्यान से बनाएं। जो फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब आप किसी चीज के नोट्स बनाते हैं उसके सारे मेन पॉइंट्स उसमें कवर होने चाहिए। मैं डिजिटल भी बनाता था, हाथ से भी बनाता था, लेकिन ये है कि मेन जो पॉइंट्स, मेन आइडियाज जो हैं वो जरूर कवर करें, फैक्ट्स रखें उसके अंदर। अगर आपको कोई रेलिवेंट कोटेशन मिलती है तो वो अपने पास रखें। और नोट्स ऐसे हों जो आप
बहुत जल्दी उनसे जो है अच्छा, दोबारा पूरा टॉपिक जो है कवर कर तो सकें। नूर आप डिजिटल नोट्स में कोई टूल इस्तेमाल करते थे, कोई एप्लीकेशन, कोई टूल? नॉट नेसेसरली, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर लें, दैट्स गुड इनफ। आपने बस टाइप ही करना है, वो आप जो मर्जी यूज कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ड अच्छा, बहुत अच्छा है। नोट्स आप एक एक नोट्स बनाते हैं डिटेल में, उसके बाद उनको आउटलाइन में कन्वर्ट करते हैं, क्या आपके भी ये दो स्टेप रहे या आप सिर्फ डिटेल में नोट्स बनाते थे और उसी में ही आपने कंटिन्यू रखा? देखिए, नोट्स का ये प्रिंसिपल है कि कोई इन्फॉर्मेशन रिपीट नहीं होनी चाहिए यूजलेस किस्म की, क्योंकि सही। फिर उससे लेंथ होगी, और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। अगर कोई एक्स्ट्रा उसमें आ रही है आप वो ना डालें, अगर रिपीट हो रही है आप वो ना डालें। आप उनको सिंपल रखें। मेरे पास लॉन्ग नोट्स थे, लेकिन पेपरों से पहले मैंने काफी शॉर्ट नोट्स तैयार किए, सिर्फ इसलिए ताकि मैं बिल्कुल पेपर से पहले अपने आप को वो सारा रिवाइज करा सकूं। सही, बेहतरीन जी। अच्छा, आप इस पूरी जर्नी में मोटिवेटेड कैसे रहे? लोग बीच में गिव अप कर देते हैं, आपका वैसे आखिरी और पहला ही अटेम्प्ट था, लेकिन 2 साल की जर्नी तो थी ना, तो इस पूरे टाइम के दौरान आपका मोटिवेशन का सोर्स क्या था, किस तरह से आप कंसिस्टेंट रहे? हाँ, मोटिवेशन का बहुत लोगों को इश्यू होता है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रहते, मोटिवेशन नहीं रहते। आप ये सोचें कि यू विल बी अमंग द टॉप इन पाकिस्तान। आपको जो इज्जत मिलेगी, जिस जगह पे आप आएंगे, आप किसी भी ग्रुप में आ जाते हैं, आप अगर सीएसएस ऑफिसर होंगे, आपके पास इस मुल्क के लिए कुछ करने का एक मौका होगा, लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, जो प्रेस्टीज आपको मिलेगी, दैट इज अ बिग मोटिवेशन फॉर मी एज वेल। और बहुत लोग के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। अपने आप को जहन में रखें, वो गोल सामने रखें, एंड दैट विल कीप। और सही। आपने अपने आप को खुद ही मोटिवेटेड रखना है, कोई और आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। यानी अपने जहन में रखें कि मोटिवेशन अंदर से हो और आप जो गोल हासिल करके जिस स्टेज पे पहुंचने वाले हैं उसे इमेजिन करते रहे कॉन्स्टेंट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मुझे पता है बहुत लंबा जर्नी है ये, और इसके अंदर बहुत पिटफॉल्स हैं, आप किसी भी वक्त डिमोरलाइज हो सकते हैं। बट डू रिमेम्बर कि द जर्नी ऑफ 1,000 माइल स्टार्ट्स विद द फर्स्ट। एक वक्त में एक कदम लें, बस उस पर फोकस करें, घबराएं ना। पूरे जर्नी को इमेजिन ना करने की कोशिश करें। जिस वक्त जो आप कदम उठा रहे हैं उसको बेस्ट तरीके से करें। जो बेहतर। टॉपिक उस वक्त आप कवर कर रहे हैं उसको बेस्ट कवर करें, उसके बेस्ट नोट्स बनाएं, अगले स्टेप पे जाएं। उसको बेहतरीन। बेस्ट कवर करें, उस नोट्स बनाएं, अगले स्टेप पे जाएं, पूरा सिलेबस कवर करें, एक टॉपिक भी ना छोड़ें। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप जॉब भी कर रहे थे इसके साथ साथ, तो टाइम आप किस तरह से मैनेज करते थे? टाइम मैनेजमेंट, जो लोग जॉब के अलावा ऑल आउट सीएसएस ही कर रहे होते हैं उनके लिए बड़ा मसला होता है। आप जॉब भी कर रहे थे तो किस तरह से आप टाइम निकालते थे, कितने घंटे पर डे आप पढ़ते थे? टाइम मैनेजमेंट और डेली पढ़ना जॉब के साथ, ये किस तरह से हुआ? मुर्तजा, बहुत अच्छा सवाल है, और बहुत लोग मेरे से भी ये पूछ रहे हैं कितने घंटे हमें देने चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज घंटों पे ऑब्सेस ना करें, टारगेट और गोल पे ऑब्सेस करें कि मेरा सिलेबस कितना कवर हो रहा है। अगर आप दिन में 1 घंटे में 10 टॉपिक कवर कर सकते हैं तो बस 1 घंटा ही दें। और अगर आप 10 घंटों में भी एक टॉपिक नहीं कवर करें तो कोई फायदा नहीं है 10 घंटों का। तो अपना इस चीज को समझें कि गोल क्या है। गोल को कभी ना भूलें। गोल ये है कि आपने हर सब्जेक्ट का सारा सिलेबस कवर करना है और सही। हर टॉपिक को कवर करना है। अगर वो आप 5 बजे शाम को कर लेते हैं, उस वक्त फारिग हो जाएं, फिर आप घूम लें, जो भी आपका गोल है वो पूरा होना चाहिए, और इवेंचुअली आपका सिलेबस कवर होना चाहिए। कोई इससे फर्क नहीं पड़ता 3 घंटे दें, 6 घंटे दें। मैं कई दिन नहीं भी पढ़ता था और कई दिन 10 घंटे पढ़ लेता था। इस चीज को छोड़ें कितने घंटे हैं, ये इस तरह नहीं होता कि जो बातें बनी हुई हैं कि बस कमरे में बंद हो जाएं और पूरा पूरा दिन गुजारें। दैट इज नॉट द वे टू डू दिस। सही। आप सिलेबस पे फोकस करें, टेक वन स्टेप एट अ टाइम, और बस उस पर फोकस करें और उसको करके आगे बढ़ें। नहीं दिल करा किसी दिन, कोई बात नहीं, आप ना पढ़ें, अगले दिन पढ़ें। बस अपने आप को ऑन ट्रैक रखें, अपना टाइमलाइन देखें कितने महीनों बाद एग्जाम है, और आपका क्या सिलेबस कवर हो जाएगा, और उसको आपने फिर रिवाइज भी करना है। तो अपने गोल सेट करके उनको देखें, ना कि दिन के घंटों को गुनें, क्योंकि आप किसी को प्रूव नहीं करें कि मैं इतना पढ़ता हूँ। आपने गोल अचीव करना है और वो अच्छे पेपर देना है,
और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब आप सारा सिलेबस कवर करें और उस पर ग्रिप हासिल करें। सही, यानी एक बैलेंस्ड अप्रोच हो, आप कंटेंट पे फोकस करें, गोल्स पे फोकस करें, टाइम पे फोकस ना करें। अच्छा, आपने जैसे स्टार्ट में कहा कि आप जर्नल रीडिंग भी आपने स्टार्टिंग में की, तो आप क्या रोल समझते हैं जर्नल रीडिंग का, और चंद किताबें जो हैं आप स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर दें कि जो उनको अपने सिलेबस के से हट के पढ़नी चाहिए, जो उनके आइडियाज को रिच करेंगे? मुर्तजा, जनरल रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं हो सकता कि आप बस जाके सिलेबस ओरिएंटेड बुक्स ले आएं और बस उसमें से याद कर लें और जाके आखिरी दिन लिखाएं। ऐसे नहीं हो सकता कि आप पास करेंगे, इम्पॉसिबल है। उसकी वजह यह है कि जो क्वेश्चन सीएसएस में आते हैं वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, बहुत घुमा फिरा के पूछे होते हैं, बड़े सटल उसके अंदर जो है वो कॉनोटेशंस होती हैं, और काफी उसके अंदर इवन मैं कहूँगा ट्रैप्स भी होते हैं कि वो पूछ क्या रहे होते हैं और alluding टू समथिंग एल्स, जो वो पिक कर पाता है कोई नहीं पिक कर पाता। और वो आपकी जो पिकिंग पावर है, वो जो एक सटल अंडरस्टैंडिंग है, वो तभी डेवलप होगी जब आपके आइडियाज नेचुरली रिच हों। ये नहीं हो सकता कि आपने बस चीजें क्रैम कर ली। क्रैमिंग से सीएसएस नहीं हो सकता। प्लीज आप लोग अपने जहन में डाल लें, क्रैमिंग ना करें, छोड़ दें क्रैमिंग। बस आप आइडियाज को फोकस करें, थ्योरी समझें एंड मेक योर आइडियाज रिच। और वो सिर्फ जनरल रीडिंग से होता है, क्योंकि जनरल रीडिंग जब आप कर रहे होते हैं आपकी वोकैबुलरी पे रिच हो रही होती है और आपके आइडियाज पे रिच हो रहे होते हैं। और मैंने वही लोग पास करते देखे हैं जो वैसे इंटरेस्टेड होते हैं बुक्स में, जिनको अच्छा, वैसे पढ़ने का शौक होता है, डॉक्यूमेंट्रीज का शौक होता है, हिस्ट्री का शौक होता है। आप जरूर पढ़ें। तो चंद किताबें आप रेफर कर दें जो स्टूडेंट्स को जर्नली पढ़नी चाहिए। इफ यू स्टार्टिंग आउट, अभी आप सीएसएस स्टार्ट करें तो मैं रिकमेंड करूंगा, मैंने शुरू में भी मेंशन किया, हेनरी किसिंजर की वर्ल्ड ऑर्डर। बहुत अच्छी बुक है, जरूर पढ़ें उसको, फ्लो में पूरा पढ़ें। आपको ओवरऑल वर्ल्ड पॉलिटिक्स की हिस्ट्री विद द स्ट्रक्चर समझ आएगा कि ग्लोबल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिक्स है क्या, व्हाट आर द डायनामिक्स। इट्स अ गुड बुक, वो पढ़ें आईआरएस पहले, आपको वो काफी फायदा देगी। फिर पाकिस्तान हार्ड कंट्री एक दफा जरूर पढ़ लें। और जो मलिहा लोधी की बुक है, पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट, वो पढ़ें। उसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं, वो एक दफा पढ़ लें, वो बहुत अच्छी बुक है। पाकिस्तान और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लें, इयन टैल्बर्ट की, आ, वो बहुत अच्छी बुक है, ये जरूर पढ़ें। थोड़ी सी रेलेवेंट भी रखें, बहुत रैंडम बुक्स ना पढ़ लें कि आपका उन सिलेबस से कोई लिंक ही ना हो, क्योंकि वो फिर बहुत ही आप उसका कोई आपको डायरेक्ट फायदा नहीं होगा। जनरल बुक हो पर सीएसएस के अराउंड ही हो, अच्छा, उस ताकि उसके अंदर से जो भी आप एब्जॉर्ब करें आइडियाज, वो आप यूज भी कर सकें एंड पे। वरना कोई उसका एंड कोई नेट आउटपुट भी होना चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर कोई बुक जरूर पढ़ें, एक ओवरऑल दुनिया का एक हिस्ट्री का अंदाजा लेने के लिए, दैट रियली हेल्प्स। और ये इस तरह की आप डॉक्यूमेंट्री जरूर देखें, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि सही। डॉक्यूमेंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जर्नल रीडिंग करें, लेकिन रिलेवेंट हो, ऐसा ना हो हैरी पॉटर्स की आप नॉवल की सीरीज पढ़ना स्टार्ट कर दें और फिर अलग ही डायरेक्शन में चले जाएं। अच्छा जी, हाँ, मैं आखिरी बिल्कुल। आखिरी आखिरी बात, नूर साहब, जो सीएसएस के एस्पिरेंट्स हैं, आप उनसे मुखातिब होंगे, उनको कोई जर्नल एडवाइस देना चाहें उनकी पूरी जर्नी में, जो आप समझते हैं कि चीजें उनको हेल्प करेंगी? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि यार स्टे मोटिवेटेड, कोई भी ये कर सकता है। कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि ये हम बड़े एवरेज हैं, हम नहीं कर सकते, मेरा ये नहीं अच्छा, मेरा वो नहीं अच्छा। ये सब बातें हैं, कोई इंटेलिजेंस इसका कोई प्रीरेक्विजिट नहीं है, सिर्फ नीड टू वर्क हार्ड। ये वाहिद प्रीरेक्विजिट है सीएसएस का, कि आपने मेहनत करनी है, स्टेप बाय स्टेप चलना है और सिस्टमैटिकली चलना है। डोंट गो ऑल ओवर द प्लेस कि ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। आप अपना गोल जहन में रखें और उस गोल को अचीव करने के स्टेप्स देखें, मैप आउट करें और उनमें वन बाय वन अचीव करें। आप खुद समझ आना शुरू हो जाए कि आपने क्या करना है। ठीक है, बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो कि अगर आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी, कुछ भी सीखा जा सकता है, कोई इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है। ऑल यू नीड इज हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट आई हैव सीन। जितने भी ये टॉपर्स हैं और जितने भी जो लोग पास करते हैं, उनसे ये चीज़ कॉमन होती है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। और हार्ड वर्क सिर्फ हार्ड वर्क फॉर द सेक ऑफ हार्ड वर्क नहीं, इट हैज़ टू कम इनटू सम सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन, एक उसका आउटपुट निकलना चाहिए। मैं फिर ये रिकमेंड करूंगा जो मैंने अप्रोच आपको बताई है, कि सिलेबस हर किसी का प्रिंट करें सब्जेक्ट का, और एक टॉपिक को
करके अगला 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 टेक वन स्टेप एट अ टाइम, बट टेक दैट स्टेप प्रॉपरली, प्रॉपर नोट बनाएं, फिर अगले टॉपिक पे जाएं, कोई टॉपिक ना छोड़ें। मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस दे रहा हूँ, कोई टॉपिक ना छोड़ें। पेपर्स बहुत मुश्किल आते हैं, कहीं हमारी दफा इंटरनेशनल लॉ का पेपर बहुत मुश्किल आया था और पूरे सिलेबस में से कुछ नहीं पूछा गया था और रैंडम क्वेश्चंस थे उसमें, और बड़ी मुश्किल से वो हम सब ने पेपर किया था, क्योंकि और उससे इसलिए हम कर पाए थे कि हमने पूरा सिलेबस किया हुआ था। इवन वो भी चीज़ें कई तैयार की हुई थी जो बिल्कुल ही सिलेबस में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। आपने कुछ नहीं छोड़ा, उसको थोड़ा कर लें लेकिन करना ज़्यादा ही है, आपने कुछ नहीं छोड़ना। उसके लिए आपको हार्ड वर्क चाहिए, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लेंथी होते हैं एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। कुछ नहीं होता, आपने डीमोटिवेट नहीं होना और मेहनत करनी है, इंशाल्लाह आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिले। माशाल्लाह जी, आपकी हमारे साथ ये पूरी जो डिस्कशन रही है, ये पूरा सेशन रहा है, पूरा यकीन है कि ये इंसाइटफुल डिस्कशन से स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीखेंगे आपकी जर्नी से, आपके मेथड से, आपकी स्ट्रैटेजीज से, और आपने जो एडवाइस दी है उनको। और इंशाल्लाह फ्यूचर में जब आपकी डीएमसी भी आ जाती है, वो भी हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, जिस तरह से हमारा ट्रेडिशन है, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं ट्रेंड को समझने के लिए, उनको अपनी जो है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। आखिर में दोबारा से जी मैं आपको थैंक यू कहूँगा, आपने टाइम निकाला स्टूडेंट्स के लिए और आप यहाँ पर आए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मुर्तज़ा, आपने मुझे मौका दिया। और मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि अगर कोई डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं जो कि अकेडमीज नहीं जा सकते, मेंटर्स नहीं जा सकते, मैं फील फ्री टू कांटेक्ट मी। आई मेड अ फेसबुक पेज जहाँ पे आई विल बी शेयरिंग स्ट्रैटेजीज, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आई वोंट बी चार्जिंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं। वो आए, आई विल बी शेयरिंग ऑल माय मॉक एग्जाम्स जो भी मैंने किए हैं, जो भी मेरे पास कंटेंट एंड नोट्स हैं, आई विल शेयर इट विद यू। प्लीज बिल्कुल डिसहार्ट ना हो, कोई भी कर सकता है, और आप आए, मैं आपको जितना हेल्प कर सकूंगा मैं डेफिनेटली आपको जरूर करूँ। बेहतरीन बेहतरीन जी, ये तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदे की बात होगी। आप लोग आपके पेज पे जाएं और वो अपनी पूरी जर्नी में जो भी उन्होंने चीज़ें सीखी हैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। जो बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।